हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जो एक सच्चे जादूगर थे। वो वाले नहीं जो हैट से खरगोश निकालते हैं, बल्कि वो वाले जो किसी को भी कहीं भी हंसने पर मजबूर कर देते थे। मैं बात कर रहा हूं एक और इकलौते लीजेंडरी चार्ली चैपलिन की। यह कहानी बहुत बहुत पहले शुरू हुई थी, 16 अप्रैल 1889 को लंदन इंग्लैंड में। उनका जन्म एंटरटेनमेंट की दुनिया में हुआ था। आप समझिए, उनके दोनों पेरेंट्स चार्ल्स चैपलिन सीनियर और हन्ना चैपलिन म्यूजिक हॉल परफॉर्मर थे। आप कह सकते हैं कि एक्टिंग और सिंगिंग उनके खून में शुरू से ही थी। ये एक मजेदार लाइफ लगती है ना? कलाकारों का परिवार, हमेशा गाना और नाचना। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। लाइफ, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमेशा कॉमेडी शो नहीं होती। कभी कभी जब आप स्लो बॉल एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो वो एक बाउंसर फेंक देती है। चार्ली का बचपन जितनी आप कल्पना कर सकते हैं उससे ज्यादा मुश्किलों से भरा था। जब चार्ली बस एक बच्चा था तब उनके पिता परिवार को छोड़कर चले गए। उनकी मां हन्ना को उन्हें और उनके बड़े भाई सिडनी को अकेले पालना पड़ा। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, सच में की, पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत की। लेकिन लाइफ मुश्किल थी और पैसे हमेशा कम पड़ते थे। ये एक लगातार संघर्ष था, लंदन की गरीब गलियों में रोजाना का जीवन संघर्ष। ये उस तरह का संघर्ष है जो या तो आपको तोड़ देता है या आपको स्टील से भी ज्यादा मजबूत बना देता है। कल्पना कीजिए कि एक छोटा बच्चा है और उसे नहीं पता कि उसका अगला खाना कहां से आएगा। यही चार्ली की रियलिटी थी। परिवार इतना गरीब था कि चार्ली और उनके भाई को वर्क हाउस भेजा गया, जो बेसहारा लोगों के लिए एक जगह थी। एक बार नहीं बल्कि 2 बार। ये एक छोटे लड़के के लिए बहुत कठोर और अनुशासित जगह थी। और तो और उनकी मां की सेहत खराब होने लगी। उन्हें मानसिक बीमारी हो गई और उन्हें एक एसाइलम में भर्ती कराना पड़ा। बहुत कम उम्र में चार्ली चैपलिन ने उतनी उदासी और गरीबी देखी थी जितनी ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में देखते हैं। ये एक चमत्कार है कि उन्होंने मुस्कुराना सीखा। अकेले पूरी दुनिया को हंसाना तो दूर की बात है। गरीबी और कठिनाई के ये शुरुआती अनुभव मेरे दोस्तों उनकी कला के लिए कच्चा माल बन गए। जैसे एक अच्छा कॉमेडियन रोजमर्रा की निराशाओं में चुटकुले ढूंढता है, चार्ली ने अपने दर्द में प्रेरणा पाई। उन्होंने अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व किया, जिस तरह से वे चलते थे, जिस तरह से वे अपनी मुश्किलों से निपटते थे, सारी उदासी के बीच उनके खुशी के छोटे छोटे पल। उन्होंने ये सारी ऑब्जर्वेशंस अपने शानदार दिमाग में स्टोर कर ली। उन्हें ये नहीं पता था कि ये मुश्किल यादें एक दिन कॉमेडी गोल्ड में बदल जाएंगी, एक ऐसा कैरेक्टर बनाएंगी जिसे लाखों लोग पसंद करेंगे और उन्हें प्लेनेट के सबसे फेमस लोगों में से एक बना देंगी। तो लंदन का यह गरीब लड़का ग्लोबल सुपरस्टार कैसे बना? खैर, यह जर्नी जल्दी शुरू हो गई थी। जैसा कि मैंने कहा, परफॉर्म करना उनके खून में था। अपने पेरेंट्स के नक्शे कदम पर चलते हुए चार्ली ने स्टेज पर अपनी शुरुआत तब की जब वे बस एक छोटे लड़के थे। कहानी कहती है कि एक रात एक शो के दौरान उनकी मां की आवाज चली गई। 5 साल के चार्ली को उनकी जगह लेने के लिए स्टेज पर धकेल दिया गया। डरने के बजाय उन्होंने एक पॉपुलर गाना गाया और अपने चार्म से ऑडियंस को मंत्रमुग्ध कर दिया। वे उन्हें इतना पसंद करते थे कि स्टेज पर पैसे फेंकने लगे। वो पल था जब एक स्टार का जन्म हुआ था। ठीक वहीं उन्होंने एक क्लब डांसिंग ट्रूप के साथ रेगुलरली परफॉर्म करना शुरू कर दिया, पूरे इंग्लैंड में टूर करते हुए। एक यंग मैन के रूप में वे फ्रेड कार्नो नाम के एक आदमी द्वारा चलाए जा रहे एक फेमस कॉमेडी कंपनी में शामिल हो गए। ये उनकी कॉमेडी के लिए उनकी यूनिवर्सिटी की तरह था। यहाँ उन्होंने कॉमिक टाइमिंग, स्लैपस्टिक और बिना किसी शब्द का उपयोग किए कहानी कैसे बतानी है, इसके बारे में सब कुछ सीखा। वे ट्रूप के स्टार परफॉर्मर बन गए। 1910 में कार्नो कंपनी अमेरिका के टूर पर गई। ये वो बड़ा ब्रेक था जिसका चार्ली इंतजार कर रहे थे। अमेरिकन ऑडियंस ने उनके जैसा कोई नहीं देखा था। उनकी फिजिकल कॉमेडी की अनोखी स्टाइल एक बहुत बड़ी हिट थी। मैक सेनेट नाम के एक फिल्म प्रोड्यूसर ने उनका एक्ट देखा और जान गए कि उन्हें कुछ खास मिल गया है। उन्होंने चार्ली को हॉलीवुड नाम की जगह पर फिल्में बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। हॉलीवुड जाना एक बहुत बड़ा कदम था। साइलेंट फिल्मों की दुनिया नई और एक्साइटिंग थी और चार्ली तुरंत इसमें कूद पड़े। शुरू में ये थोड़ा मुश्किल था। उन्हें सीखना पड़ा कि फिल्में कैसे बनती हैं, लाइव ऑडियंस के बजाय कैमरे के लिए कैसे एक्टिंग करनी है। लेकिन वे एक क्विक लर्नर थे। 1914 में मेबल स्ट्रेंज प्रेडिकामेंट नाम की एक फिल्म की तैयारी करते समय उन्होंने अपना आइकॉनिक कैरेक्टर द लिटिल ट्रैम्प बनाया। उन्होंने ढीली पैंट, एक टाइट कोट, एक छोटा बॉलर हैट और बड़े जूते पहने। उन्होंने एक छोटी मूंछ जोड़ी
और एक बांस की छड़ी उठाई। जिस पल उन्होंने वो कॉस्ट्यूम पहना, उन्होंने कहा कि उन्हें कैरेक्टर जिंदा महसूस हुआ। दी लिटिल ट्रैम्प तुरंत एक सेंसेशन बन गया। हर जगह के लोग इस मजाकिया दिखने वाले कैरेक्टर से प्यार करने लगे, जो दिल से एक जेंटलमैन था, गरीब और अनाड़ी होने के बावजूद। वह हमेशा मुसीबत में पड़ जाता था, लेकिन उसके पास हमेशा एक बड़ा दिल और एक आशावादी आत्मा थी। चार्ली ने अपनी खुद की फिल्में डायरेक्ट करना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें कंप्लीट क्रिएटिव कंट्रोल मिला। वे कुछ ही सालों में एक संघर्षरत एक्टर से हॉलीवुड के सबसे पावरफुल और अमीर आदमियों में से एक बन गए। उनकी जर्नी एक रियल लाइफ मूवी स्क्रिप्ट की तरह थी, गरीबी से रिची की एक कहानी जो उनकी बनाई किसी भी फिल्म से ज्यादा अविश्वसनीय थी। ये दिखाता है कि टैलेंट और कड़ी मेहनत से कुछ भी पॉसिबल है। तो इस लिटिल ट्रैम्प में क्या खास बात थी? अमेरिका से लेकर इंडिया तक पूरी दुनिया को उनसे प्यार क्यों हो गया? सीक्रेट उनकी जादूगरी में था। ये साइलेंट कॉमेडी का जादू था। चार्ली को आपको हंसाने या रुलाने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। उनकी कॉमेडी यूनिवर्सल थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप कौन सी भाषा बोलते थे या आप कहां से थे। केले के छिलके पर फिसलने वाला व्यक्ति हर जगह मजेदार होता है। चार्ली इस फिजिकल कॉमेडी के मास्टर थे। वे सिर्फ अपनी आंखों, अपनी चाल और अपने मजेदार छोटे इशारों से पूरी कहानी बता सकते थे। वे एक पल में प्रफुल्लित करने वाले हो सकते थे और अगले ही पल गहराई से छूने वाले, सब कुछ एक भी शब्द कहे बिना। उन्होंने इतनी सारी अविश्वसनीय फिल्में बी बार्बरन, जो आज भी देखी और पसंद की जाती है। 1921 की डेकेड जैसी क्लासिक्स के बारे में सोचिए, जहां ट्रैम्प को एक परित्यक्त बच्चा मिलता है और उसे अपना बच्चा मानकर पालता है। यह आपको एक ही समय में हंसाएगा और रुलाएगा। फिर 1925 की द गोल्ड रश थी, जहां वे अलास्का में एक अकेले प्रोस्पेक्टर हैं, इतने भूखे हैं कि वे अपना जूता खा लेते हैं। क्या आप ऐसी सीन बनाने की जीनियस की कल्पना कर सकते हैं? और बेशक 1931 की सिटी लाइट्स है, ट्रैम्प के एक अंधी फूल बेचने वाली लड़की से प्यार करने की एक खूबसूरत कहानी। वह उसकी आंखों की सर्जरी के लिए पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है और अंतिम दृश्य फिल्म इतिहास के सबसे भावुक पलों में से एक है। यहां तक कि जब टॉकीज या आवाज वाली फिल्में आईं, तब भी चार्ली हिचकिचा रहे थे। उनका मानना था कि ट्रैम्प का जादू उसकी खामोशी में था। उन्होंने बाद में आवाज वाली फिल्में बी बार्बरन, जैसे 1940 में द ग्रेट डिक्टेटर, इस बहादुर फिल्म में उन्होंने दो भूमिकाएं निभाई, एक विनम्र यहूदी नाई और एक क्रूर तानाशाह जो बिल्कुल उनके जैसा दिखता था, एडोल्फ हिटलर का मजाक उड़ाते हुए। उस फिल्म में अंतिम भाषण कॉमिक नहीं है, ये मानवता, शांति और लोकतंत्र के लिए एक शक्तिशाली निवेदन है। इसने दिखाया कि चार्ली सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं थे, वे एक महान कलाकार थे जिनके पास गहरी सामाजिक चेतना थी और जो अन्याय के खिलाफ बोलने से डरते नहीं थे। लोगों को उनसे प्यार क्यों था? इसका कारण सरल था। उनके किरदार दी लिटिल ट्रैम्प में उन्होंने खुद को देखा। ट्रैम्प हमेशा अंडरडॉग था, दुनिया की बड़ी शक्तिशाली ताकतों के खिलाफ संघर्ष करने वाला छोटा आदमी। वह गरीब था, वह अकेला था, लेकिन उसने कभी कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। वह हमेशा खुद को झाड़ता था, अपनी छड़ी उठाता था और अपनी मजेदार छोटी चाल के साथ सूर्यास्त में चला जाता था, एक नए साहसिक कार्य के लिए तैयार। उन्होंने मानव भावना के लचीलेपन का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम हमेशा मुस्कुराने और आगे बढ़ने का एक कारण ढूंढ सकते हैं। सभी महान कहानियों की तरह चार्ली के जीवन का भी अंतिम अध्याय था। अपने बाद के सालों में उन्हें अमेरिका में कुछ विवादों का सामना करना पड़ा और अंततः वे अपनी पत्नी ऊना ओनील और अपने बड़े परिवार के साथ स्विट्जरलैंड चले गए। उन्हें वहां शांति मिली, एक झील के किनारे एक खूबसूरत घर में रहते हुए। उन्होंने अपने दिन संगीत रचने, अपनी आत्मकथा लिखने और अपने बच्चों के साथ समय बिताने में बिताए। हालांकि दुनिया उन्हें भूली नहीं थी। 1972 में वे अंतिम बार अमेरिका लौटे एन ऑनररी एकेडमी अवार्ड प्राप्त करने के लिए। जब वे स्टेज पर चले तो पूरी ऑडियंस ने उन्हें 12 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन दिया, जो ऑस्कर के इतिहास में सबसे लंबा था। ये एक खूबसूरत पल था। ये दर्शाता है कि उन्हें कितना प्यार किया जाता था। चार्ली चैपलिन का निधन 1977 के क्रिसमस डे पर शांतिपूर्वक हुआ, 88 वर्ष की आयु में। ऐसा लगा जैसे उस दिन दुनिया ने अपनी मुस्कान खो दी थी। लेकिन क्या उनका जादू वहीं खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक जादूगर के ट्रिक्स हमेशा जीवित रहते हैं और चार्ली की विरासत भी। उन्होंने 80 से अधिक फिल्मों का खजाना छोड़ा है,
जो दर्शकों और फिल्म निर्माताओं की नई पीढ़ियों को मनोरंजित और प्रेरित करती रहती है। उनका प्रभाव हर जगह है। हर कॉमेडियन जो फिजिकल कॉमेडी करता है, हर फिल्म निर्माता जो दिल से कहानी कहता है, वह महान चार्ली चैपलिन का कुछ ऋणी है। उन्होंने अपनी अधिकांश फिल्मों को लिखा, निर्देशित किया, निर्मित किया, संपादित किया, संगीत रचा और उनमें अभिनय किया। वे फिल्म उद्योग के एक सच्चे अग्रणी थे। उन्होंने साबित किया कि सिनेमा सिर्फ सस्ते हंसी के लिए नहीं था, ये एक शक्तिशाली कला रूप हो सकता था। उन्होंने दिखाया कि आप कॉमेडी के माध्यम से गरीबी, युद्ध और अन्याय जैसे गंभीर विषयों को संबोधित कर सकते हैं। उन्होंने लोगों को हंसाते हुए सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने अपने बचपन के दर्द को पूरी दुनिया के लिए हंसी में बदल दिया। वह एक सुपर पावर है मेरे दोस्तों। उन्होंने दुनिया को अपना सबसे प्यारा चरित्र दी लिटिल ट्रैम्प दिया, जो सभी बाधाओं के खिलाफ आम आदमी के लिए आशा और दृढ़ता का प्रतीक था। वे इंटरनेट या सोशल मीडिया के युग से पहले एक सच्चे ग्लोबल आइकन थे। अंत में चार्ली चैपलिन का सबसे बड़ा उपहार हंसी का उपहार था। उन्होंने एक बार कहा था, बिना हंसी के एक दिन बर्बाद दिन है, और उन्होंने सुनिश्चित किया कि दुनिया में बहुत कम बर्बाद दिन हों। उनका काम हमें याद दिलाता है कि हंसी एक सार्वभौमिक भाषा है जो हम सभी को जोड़ती है। यह घावों को भर सकती है, लोगों को एक साथ ला सकती है और हमें कठिन समय में शक्ति दे सकती है। तो आज भी 2025 में जब भी आप उदास महसूस करें, बस एक चार्ली चैपलिन फिल्म देखें। द लिटिल ट्रैम्प अपनी मजेदार चाल और अपनी आशावादी मुस्कान के साथ वहां होगा, आपको हंसाने के लिए तैयार। और वह मेरे दोस्तों एक ऐसा जादू है जो कभी कभी नहीं मरेगा। धन्यवाद।